हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। जो हम पढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो क्या क्या कर लिया था पहले हम उसे देख लेते हैं। व्हाट ऑल वी हैव डन सो फार, क्या क्या अभी तक हमने कर लिया, जरा उसे ध्यान से देखते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो चीज़ों को पढ़ना हमने शुरू किया था। ये कुछ वोकैबुलरी मैंने आपको करा दी थी, ठीक है? और क्या हो गया है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हम सीख रहे थे, ठीक है? उसे भी देख लेते हैं। हमने यहाँ क्या क्या सीख लिया है, कितना सीख लिया, उसे देख लें। यहां अगर हम बात करें तो हमने गाइस सब्जेक्ट देख लिया है, डेफिनेशन लिख ली है, समझ भी लिया है, डूअर भी कर लिया, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब भी, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात इनफैक्ट एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब भी मैंने आपको बता दी है। यहां अब चीजें रह गई हैं, जो चीजें रह गई हैं अपने लिए, दैट वी नीड टू कवर इन द क्लास टुडे, राइट? वो ये चीजें रहती हैं, सेंटेंस, साउंड, सिलेबल और कॉग्निट ऑब्जेक्ट, लेटर, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ये सारी बातें रहती हैं जिन्हें हम करेंगे क्लास में, ठीक है? ध्यान से। और थोड़ी सी वोकैबुलरी भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा टर्म्स को लेकर आगे इसलिए बढ़ रहा हूं ताकि चीज़ें, ये शायद आपकी क्लास में मैंने नहीं कराया है, ठीक है? ये देखिए, ये सब डेफिनेशन वगैरह मैं सब लिखा चुका था, आपको बता चुका था सारी चीज़ें। ये भी शायद आपकी क्लास का पार्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ये किसी और बैच का है, ठीक है? और ये रहा, ठीक है, फाइन। चलो जी, आ जाओ, वापस आ जाओ। फिर हम आते हैं अपने टाइम पर। ये जो है हम देख रहे थे, उसे थोड़ी सी वोकैब भी करेंगे आज के सेशन में, थोड़ी सी वोकैब भी लूंगा मैं, और जो है थोड़ी सी ग्रामर को भी देखूंगा, ठीक है? ग्रामर क्योंकि टॉपिक को शुरू करना, अभी हम फंडामेंटल्स को देख रहे हैं, बेसिक चीजों को देख रहे हैं। एज लॉन्ग एज वी डू नॉट गेट देम ओवर वी कैन नॉट गो अहेड। तो लेट मी ट्राई my best to get the fundamental terms covered in today's class so that we can start the topic in the next class, right? तो जो चीजें रहती हैं अभी अभी हमारी कॉग्निट ऑब्जेक्ट रहता है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लेटर, अल्फाबेट, राइट, क्लॉज, फ्रेज। ये आप बताने के बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। चीजों को देखते समझते हुए चलना है भाई। चलिए, ये मैं हटा देता हूं क्योंकि हर बच्चे ने लिख लिया है, ठीक है? मैं कुछ होमवर्क में आपको देना शुरू करूंगा, ठीक है? होमवर्क हालांकि उसे करके रखेंगे, जब भी मैं आपको विजिट करूंगा, जब भी मैं आपसे मिलूंगा, उन चीजों को पूछूंगा, बताऊंगा, डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो आदत है होमवर्क देने की, मैं आपको भी दूंगा और आप उन्हें करके बैठेंगे। व्हेनेवर आई विजिट your place, like whenever I'm there, actually I'll cross check, I'll be with you people and check the answers, match the answers, right? आप करके बैठेंगे। आपको बस ये लगना चाहिए कि बिल्कुल क्लास में आप मेरे साथ पैरेलल चल रहे हैं, सब कुछ करना होगा। तो वो चीज़ है जो अब हमें कवर करनी है। यहां से चलेंगे, जो आज का टर्म रहेगा, नंबर जो भी बच्चे आप डाल लेना, या मैं नंबर बता देता हूं आपको, 10 हो गए, है ना? तो 11 नंबर ये रहेगा आज का कॉग्निट ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे? कॉग्निट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, पत्थर की लकीर है, यू गाइस डोंट हैव टू फॉरगेट इट। रिमेंबर योर सब्जेक्ट और योर ऑब्जेक्ट और योर doer, right? When I say object, I mean direct object, indirect object, cognate object, any sort of object. Subject, object और doer ये कुछ और नहीं हो सकते। They can only be a noun or a pronoun. बच्चे इस बात को ध्यान से समझ लेना। Your subject, doer and object. When I say subject, हाँ, or object, when I say object, it could be a direct object, indirect object or cognate object. When I say object, it covers all the objects, right? और doer ये हमेशा noun और pronoun ही रहेंगे। तो cognate object भी हमारा क्या है? noun pronoun होगा। लेकिन बात ये है, direct object आप समझ गए होंगे, जिसका verb से सीधा लेना देना होता है। मैंने कहा आई गेव राम आ पेन, तो यहां जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? आ पेन, है ना? राम नहीं, राम क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट, दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट हैज गॉट the effect directly from the verb or that has got direct relation with the verb. This is all we discussed in last class, right? अब कॉग्निट ऑब्जेक्ट की बात मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देख लो और समझ लो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा ही स्लेप्ट आ साउंड स्लीप। समझने की कोशिश करना। कई बार तो कुछ लोग कहेंगे स्लीप तो सर इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका ऑब्जेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं आप ग्रामर एक बिल्कुल नए तरीके से सीख रहे हैं। मैंने कहा दे हैव walked, they have walked a long walk, right? मैंने कहा
she was talking the last, she was talking the last talk, वो अंतिम बात कर रही थी, राइट या मैंने कहा he laughed a loud laughter, राइट मैंने कहा you have to fight, बहुत ध्यान से समझना, you have to fight a deadly fight, deadly का मतलब होता है dangerous, a deadly fight, समझते रहना बच्चे, you have to fight a deadly fight, आपने एक खतरनाक लड़ाई लड़नी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे मैं यहां एक और एग्जाम्पल लिखूं, मैंने कहा they will run this race, वो इस रेस को दौड़ेंगे, राइट मैंने कहा they are dreaming a foolish ड्रीम। बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, मेरी आदत है समझाने की, ना कि रटाकर रूल्स लिखाने की। मैंने कहा his friends died a glorious death। हाँ, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जरा वर्ब को देखना, ये वर्ब है, right? In all the sentences you have to find the verb, और मैं बता चुका हूं अगर हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं तो पहले वाली इज ऑलवेज योर ऑक्सिलरी और वी कॉल इट हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरे वाली होती है बच्चे वो क्या होती है बोलो, वो होती है मेन वर्ब। यहां देखने वाली बात क्या, इन सभी में जो ऑब्जेक्ट है, जी हाँ ये जो ऑब्जेक्ट एक्शन वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चे, एक्शन वर्ब के बाद का नाउन प्रोनाउन ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये कंप्लीट नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। डिड आई मेक इट क्लियर? नाउन एंड ऑब्जेक्ट, दिस रेस, नाउन एंड ऑब्जेक्ट, अ फूलिश ड्रीम, नाउन एंड ऑब्जेक्ट, अ ग्लोरियस डेथ, नाउन एंड ऑब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? एक चीज देखने वाली ये है, जब वर्ब को डिराइव कर ऑब्जेक्ट बनाया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट कोई नया वर्ड ना हो, बल्कि वो वर्ब से ही डिराइव किया जाए, कहीं ना कहीं उसे वर्ब से ही बनाया जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को वी कॉल कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। डिड आई मेक इट क्लियर बच्चे? पहले एग्जांपल्स लिखो, वीडियो पॉज कर आराम से पहले एग्जांपल लिखो ताकि चीजें आपको समझ आ जाएं, और फिर हम चलें चीजों को देखते हुए। नोट कर लेंगे बच्चे, है ना? और फिर हम आगे चलेंगे। हर चीज, हर एग्जाम्पल, जो मैंने ये 8 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, यहां पर एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही होगी, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वो वर्ब से ही, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब से ही डिराइव्ड है बच्चे, अच्छी तरह से देख लो, है ना? देखो, स्लीप की फॉर्म ही है स्लेप्ट, और स्लीप की ही एक फॉर्म यहां लिखी हुई है। वॉक की ही फॉर्म वॉक्ड है, और उसकी एक फॉर्म लिखी है लॉन्ग वॉक में लिखी हुई है। फिर मैंने क्या लिखा है? टॉक की फॉर्म है, और टॉक का ये ऑब्जेक्ट बना। लाफ की फॉर्म है, लाफ से ही लाफ्टर बनाया गया, ठीक है? You have to fight and fight, run and race, dreaming and dream, died in death, right? कहीं ना कहीं जो वर्ब से ही डिराइव कर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उस केस में मोस्टली पीपल क्या कहते हैं कि स्लीप, रन, वॉक, डाई, ये सारी इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं उनके लिए। लेकिन जब उन्हीं वर्ब से डिराइव कर किसी फॉर्म में ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स के ये बहुत सारे एग्जांपल्स हुए आपके सामने, और डेफिनेशन बोर्ड पर मैं लिख देता हूं, ठीक है? चलो जी लिख लो, क्या लिखेंगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट,
is a noun or a pronoun. जो बच्चे जब भी फ्री होते हैं, कभी आप घर विजिट करते हैं, तो इंग्लिश बाय JS यादव सर करके मेरा यूट्यूब चैनल है, और जो एप्लीकेशन है वो RJS एडवर्ल्ड करके है ना. फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छी स्टडी के लिए, और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं पढ़ना ना, टाइम हो कभी आप करना चाहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे. काफ़ी कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. कॉग्निट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन that is derived from the verb itself. क्लियर है ना सभी को? फ्रॉम द वर्ब इटसेल्फ. क्लियर है? यहां पर ये रहा कॉग्निट ऑब्जेक्ट, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे यहां क्या है बच्चे? ये सारे के सारे यहां कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स हैं. कौन से बोल दो? कॉग्निट ऑब्जेक्ट्स. कोई दिक्कत? कॉग्निट ऑब्जेक्ट. क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए. नंबर 11 था, आपने लिख लिया. आप चलते हैं आगे नंबर 12 की तरफ. यानी अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब की. देख लें, यहां पर मैं टिक करता चलूंगा क्या क्या हमने पढ़ लिया. यहां पर मैंने आपको कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी बता दिया. लुक एट द बोर्ड नाउ. कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी हो गया बच्चे. एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, अब ये चीजें हमारी बसती हैं. ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज है, सेंटेंस, साउंड एंड सिलेबल, ये चीजें बनती हैं, बसती हैं. इसे पढ़ते हैं, फिर मैं आज थोड़ी सी वोकैबुलरी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास से, या हो सकता है आज से ही मैं थोड़ा सा टॉपिक को शुरू कर दूंगा. बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, सारी चीजें आपको देखनी समझनी है बच्चे. ठीक है, आ जाओ. मैं आपको बताता हूं ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. ट्रांसिटिव वर्ब वैसे तो क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जैसा कि सुनकर भी क्लियर हो रहा होगा कि सकर्मक क्रिया का मतलब है वो क्रिया, वो वर्ब जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट यानी कर्म लेकर आए, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब, या हम उसे क्या बोल देते हैं? सकर्मक क्रिया. मेरी बात समझ आ रही होगी? राइट बच्चे. और जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब्स. कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी बात ध्यान से समझते रहना. अब यहां करना क्या है मैं आपको बता दूं. आप समझोगे कैसे, है ना? समझना कैसे है वो मैं बता दूं. जैसे वर्ब, मैं पहले ही आपको एक चीज बता दूं. वर्ब फर्दर एक्शन, नॉन एक्शन आपको पता है. एक्शन और कैसा बच्चे? नॉन एक्शन, है ना? ये मैं आपको बता चुका था. याद रखना, नॉन एक्शन वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द अदर इज इंट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, है ना? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं आप लोग? टीवी. और इंट्रांसिटिव वर्ब को क्या बोल देते हैं आप? ITV. ठीक है, यहां समझने वाली बात यह है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होगी बच्चे जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी होगा. मतलब इनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता. टेक्निकल हो रहा हूं, जरा ध्यान से समझना. ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? मैंने पहले ही बताया आज की क्लास में. ऑब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड डूअर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. क्या मैं ऐसे लिखूं चलेगा? नाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन लिखा है. यानी ट्रांसिटिव वर्ब के ठीक बाद जनरली यू विल हैव अ नाउन और प्रोनाउन, बिकॉज ट्रांसिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब दैट टेक्स द ऑब्जेक्ट फॉर श्योर आफ्टर इट. तो ऑब्जेक्ट होता क्या? नाउन प्रोनाउन. तो जिस वर्ब के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए, एक्शन वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए, एक्शन, नॉन एक्शन नहीं. अब मैंने कहा ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है. तुमने कहा इज वर्ब हो गई, और आ टीचर नाउन हो गया, तो इज एक ट्रांसिटिव वर्ब हो गई? नहीं, वो नहीं है. ठीक है, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद का नाउन प्रोनाउन तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. और ऐसे ही ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होता है. यहां ये होगा और यहां ये नहीं होगा. पहले ये समझो क्या कि ट्रांसिटिव वर्ब वो एक्शन वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. व्हेन आई से ऑब्जेक्ट आई मीन नाउन प्रोनाउन. क्लियर हो रहा सभी को?
अब एक चीज मैं और आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखो, मैं एक और चीज बता चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा हो। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसीलिए दो तरह की, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जरा समझने की कोशिश करना, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने क्या कह दिया? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है बच्चे जिसमें वन ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है बच्चे, जरा समझने की कोशिश करना, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें आपके पास क्या होगा? डाई मतलब टू, डाई मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है ना? यानी वर्ब को हमने कैटेगराइज किया किसमें बच्चे? वर्ब आपको पता है एक्शन और नॉन एक्शन, नॉन एक्शन और एक्शन। हम बात एक्शन की करेंगे, उसमें वन इज ट्रांजिटिव, द अदर इज इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है और यहां ऑब्जेक्ट नहीं आता, राइट? ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? नाउन प्रोनाउन होता है। क्या होता है? नाउन प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी वर्ब के पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो मोनो ट्रांजिटिव है, दो है तो डाई ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ सभी को? ये तो ट्रिक हो गई, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, लेकिन आप पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे? पहले एक एग्जांपल देखो, हर चीज को समझना है। जैसे मैंने कहा टॉम बॉट अ कार, टॉम बॉट अ कार। ठीक है, टॉम ने कार खरीदी। यहां बॉट क्या हो गया? वर्ब। तो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब होने के साथ साथ बोल दो कैसी? मोनो। एक ऑब्जेक्ट मतलब मोनो। ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ लेना। फिर मैंने कहा टॉम बॉट जूली आ नेकलेस। टॉम बॉट जूली आ नेकलेस। टॉम ने जूली को एक नेकलेस खरीद कर दिया। यह भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन अब आप क्या कहोगे? ये है डाई ट्रांजिटिव। कैसी बच्चे? डाई, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जूली, और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नेकलेस। ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू। ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पहचानना मैं बता चुका हूं, और ये इनडायरेक्ट है। ये बात तो क्लियर हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये भी आपको इसी तरह से पता चल गया कि मोनो वर्ब है या मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सब कुछ ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा है, राइट? गुड। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, आप पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे, ये बड़ी बात है। वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 12 यहां लिखूंगा, क्या? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहां देखो कैसे पहचानोगे कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। जैसे मैंने आपसे कहा बाय, या मैंने कहा स्लीप, और इसके बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट्स नॉट अ वर्ड, दैट्स अ सेंटेंस, राइट? पंक्चुएशन मार्क लेकर कोई एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन जाता है। बाय का मतलब यू बाय, स्लीप का मतलब यू स्लीप, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं V1 से शुरू, ये V1 है, और इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू क्या होते हैं? हिडन होता है। यू क्या होता है? हिडन होता है। नाउ बाय, अगर मैं आपसे कहूं बाय खरीदो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या खरीदूं? आप पूछोगे सर क्या खरीदूं, समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं स्लीप, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा सोने के लिए, आप सो जाओगे। कहीं ना कहीं वर्ब खुद में कंप्लीट है, इसका मतलब यह है इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना? जो वर्ब खुद में कंप्लीट है, दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि बिना ऑब्जेक्ट के वो अधूरी होगी। तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी? इनट्रांजिटिव। समझने की कोशिश करो, ट्रिक दे रहा हूं। जो वर्ब कंप्लीट लगे, खुद में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, दैट वुड बी इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहां ये अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं बाय अ पेन, बाय अ कार, बाय अ बुक, तब क्लियर होगा। और ये है क्या? ये बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो समझे मैं क्या कह रहा था? इसका मतलब बाय कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, फिर समझाता हूं ट्रिक। वो तो आप समझ गए वहां से। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, मैंने कहा सॉल्व, और मैंने कहा वॉक। कल को मैं सेंटेंस बनाऊं, दे आर सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स, दे आर वॉकिंग फास्ट। वर्ब की फॉर्म हो सकती है। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो उसकी कोई भी फॉर्म भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा था बाय वॉज आर ट्रांजिटिव वर्ब, तो बाय, बाइज, बॉट, बाइंग, दे ऑल आर ट्रांजिटिव वर्ब्स।
और मैंने क्या कहा था, स्लीप, तो स्लीप, स्लीप्स, स्लेप्ट और स्लीपिंग, दे ऑल वुड बी इंट्रांसिटिव वर्ब्स। वॉक ये खुद में कंप्लीट है, समझ आ रहा होगा, आप टहलने लग जाओगे, सेंटेंस कंप्लीट है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, खुद में कंप्लीट है। बट अगर मैं आपसे कहूं सॉल्व, तो भाई तुम क्या कर दोगे सॉल्व, मेरी बात समझ आ रही है, तो क्या कर दोगे सॉल्व, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, नहीं तो इनकम्प्लीट होगी, यानी ये वर्ब कैसी होगी, ट्रांसिटिव। ठीक है, बात समझ आई ना, जो खुद में कंप्लीट ना हो वो क्या है, इंट्रांसिटिव। कंप्लीट क्यों नहीं, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो खुद में कंप्लीट है तो उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा होमवर्क देता हूं, करके रखेंगे आप। जैसे मैंने यहां एक वर्ब लिखी, मैंने कहा पेंट, फिर मैंने कहा सिंक, फिर मैंने कहा ईट, फिर मैंने कहा डाई, फिर मैंने कहा फाइट, हाँ, फिर मैंने कहा रन। राइट, ये कुछ वर्ब्स हैं जो मैंने आपके लिए होमवर्क बना दी हैं, करके रखेंगे आप। ठीक है, ये होमवर्क है बच्चे। ठीक है, अब आप लोग, क्योंकि यू गाइज आर नॉट अलाउड टू यूज फोन्स देयर, अदरवाइज तो मैं नंबर वगैरह दे देता हूँ, बैचेस में दे देता हूँ, बट कोई इशू नहीं है, आप बताएंगे, रख के लिख के रखेंगे। ठीक है, 7836829292 मेरा नंबर है। तो खैर अभी तो आपने यूज नहीं कर सकते, तो फिलहाल आप इसे करके रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखेंगे इनमें से कौन सी वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव, और कौन सी क्या है, इंट्रांसिटिव। अगर मैंने यहां लिख दिया एक सेंटेंस, मैंने कहा ही वॉज इल, वह बीमार था, बोलो भाई इसमें वर्ब क्या है, वर्ब तो ये है। अब बताओ ये ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, हाँ, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। देखो जी, ना ये ट्रांसिटिव है ना ये इंट्रांसिटिव, क्योंकि ये वर्ब तो नॉन एक्शन है। कैसी है बच्चे, नॉन एक्शन, और कोई भी नॉन एक्शन वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं। ये होमवर्क रखेंगे आप लोग, ठीक है, मैं हटा रहा हूं, करके रखेंगे आप। तो अब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी आप सीख गए। ठीक है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी आप सीख गए, पहचानना भी सीख गए। अगर मैंने आपसे कहा ड्राइव, या मैंने आपसे कहा रिपेयर, तो आप पूछोगे भाई क्या रिपेयर करना है, यानी रिपेयर एक ट्रांसिटिव वर्ब है, इनकम्प्लीट है क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए। बट अगर मैंने कहा जंप, कूदो, तो ये नहीं पूछोगे क्या कूदो। अच्छा, कुछ लोग कुछ भी पूछ लेंगे, क्यों कूदो, कहां कूदो, कब कूदो। आपने दो ही क्वेश्चन पूछने होते हैं वर्ब से, वर्ब से सारे क्वेश्चंस नहीं, दो क्वेश्चंस पूछने होते हैं, या तो व्हाट का या होम का। मैंने कहा ही इज गोइंग, तुम ये पूछ लोगे कहां जा रहा है, आप तो ये पूछ लोगे कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, नहीं। यू विल आस्क ओनली टू क्वेश्चंस, व्हाट और होम। ठीक है, व्हाट का जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो होम का होता है वो जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर दोनों के आंसर मिले तो एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट। व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी। ठीक है, अगर अकेला ऑब्जेक्ट तो फिर तो वैसे ही वो डायरेक्ट। बट अगर मैंने कहा ही बॉट मी अ कार, उसने मुझे कार खरीदी, दो ऑब्जेक्ट हुए, मी और अ कार। तो क्या खरीदा, कार, क्या निकला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे भी अपनी ट्रिक से पता कर लेना। और किसे खरीदा, होम का मतलब किसे, किसको, व्हाट का मतलब क्या। ठीक है, और क्वेश्चंस आप वर्ब से नहीं पूछते हैं, वर्ब से दो ही क्वेश्चन पूछेंगे आप, तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा ही इज रनिंग, आपने पूछ लिया क्यों दौड़ रहा है, आपने कहा सर क्वेश्चन तो बन रहा है, तो क्यों नहीं पूछना, व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछना होता है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब आप समझ चुके हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स आप समझ चुके हैं। क्यों ना मैं इसे बोर्ड पर लिख दूं, नंबर 12 और 13 है ना, 12 और 13 लिखो। 12 मेरे साथ, पहले ट्रांसिटिव वर्ब्स लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब, फटाफट लिखो, क्या लिखा, ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, क्या होता है, लिख देता हूं और ध्यान से देखना। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एन एक्शन वर्ब दैट, और परेशान बिल्कुल नहीं होना, वो जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस इनके बाद शुरू हो जाएंगे। एन एक्शन वर्ब दैट टेक्स इट्स ऑब्जेक्ट, एक ऐसी एक्शन वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेती है ना, जरूर लेती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल भी यहीं दे दूं, मैंने कहा शी पेंटेड द डोर, शी पेंटेड द डोर। तो बच्चे यहां पर जो पेंटेड है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या पेंट किया, द डोर पेंट किया।
ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि एक्शन है और एक्शन इस पर आया तो ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अकेला ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूं इज ऑलवेज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रहा होगा भाई सभी को, है ना जी? क्लियर दिख रहा होगा, राइट। आवाज तो आ नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं आपको। तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव, लेकिन मैं एक चीज और बता दूंगा, मोनो ट्रांजिटिव जो समझाया है उसे क्यों ना लिखा दूं। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मोनो ट्रांजिटिव, अब हर बच्चा मुझे बता सकता है मोनो ट्रांजिटिव क्या होता है। एन एक्शन वर्ब, an action verb that takes only one object. है ना? an action verb that takes only one object, एक ऐसी action verb जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेती है, वो मोनोट्रांजिटिव होती है। तो क्यों मैं अलग से एग्जांपल दूं, क्यों ना आपको ये बता दूं, यहां ये जो वर्ब है ट्रांजिटिव है और साथ ही मोनोट्रांजिटिव है। बोलो है या नहीं? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको लिख देता हूं डाई ट्रांजिटिव, वो भी लिख लो, फिर इंट्रांजिटिव लिखेंगे। डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, गॉट द पॉइंट? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। एन एक्शन वर्ब, एन एक्शन वर्ब दैट takes two objects. For example, अगर मैं यहां एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा Tom bought Julie a necklace. Tom bought Julie a necklace. तो यहां bought क्या निकला? क्योंकि ये क्या है? एक्शन वर्ब है और ये डाई ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हुआ जूली और दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ नेकलेस, ठीक है ना? तो ये हो गया डाई ट्रांजिटिव। क्यों ना बात करें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। क्या बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर? इंट्रांजिटिव वर्ब जरा समझने की कोशिश करना। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है बच्चे? एन एक्शन वर्ब, एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट टेक इट्स ऑब्जेक्ट। एक ऐसी एक्शन वर्ब जो एक्शन तो दिखाती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेती। एन एक्शन वर्ब दैट डज नॉट टेक इट्स ऑब्जेक्ट, है ना? बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ी आसानी से आप ये चीज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल मैं यहां दे दूं, मैंने कहा दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। समझने वाली बात है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? यहां आर गोइंग वर्ब हो जाएगी और वो भी कैसी वर्ब है बच्चे? एक्शन, भाई जाना काम है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। कंफ्यूज मत होना, कोई पूछेगा कहां जा रहा है, आप लोग गलत क्वेश्चन पूछ लोगे। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है और वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन आता है, लेकिन टू जो आपने लिखा वो एक प्रपोजिशन है बच्चे। बोलो क्या है? दैट्स अ प्रपोजिशन। मेरी बात समझ रहे हो ना? एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन और प्रोनाउन। A subject, an object, or a doer can only be a noun or pronoun. Had you had the object in the sentence, that would have been a noun or pronoun right after the verb. तो verb के बाद तो preposition लिख दिया आपने। अगर आपको मार्केट लग भी रहा ऑब्जेक्ट तो आप गलत हैं, या तो टेक्निकली सीख लो या प्रैक्टिकली सीख लो। टेक्निकली ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, verb के बाद लिखा जाता है। आपने preposition लिखा तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना? प्रैक्टिकली what का मतलब क्या, what हिंदी में क्या, और क्या से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और whom हिंदी में किसे और किसको, इससे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं। अब what और whom कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो कि वो क्या जा रहे हैं और किसको जा रहे हैं, गलत हो जाएगा। हाँ, कहाँ जा रहे हैं तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ब, यू हैव टू आस्क ओनली what और whom। डिड आई मेक इट क्लियर? या टॉकिंग टू यू पीपल, मेक श्योर यू आर गेटिंग द थिंग्स राइट। चलिए जी, इंट्रांजिटिव सीख गए, ट्रांजिटिव सीख गए, मोनो और डाई ट्रांजिटिव, बहुत सारी बातें आप सीख गए। अब हमारे पास रहता है क्या? लेटर।
अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, राइट, ये चीजें रहती हैं। बिल्कुल उन्हें भी करेंगे बहुत ध्यान से, उन्हें भी देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, अभी 15 कर लिया आपने, थोड़ी सी वकैब कराऊंगा, है ना, थोड़ी सी मैं आपको जो है वकैब करा देता हूं ताकि चीजें और बेहतर रहें आपके लिए हर एक चीज। और हाँ, बिल्कुल भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से, इत्मीनान से, है ना, भागना नहीं है, कोर्स खत्म नहीं करना है, ऐसे पढ़ना है जिससे बार बार इंग्लिश आपको परेशान ना करे। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसके बाद टॉपिक इतना ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे वाह मजा आ गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। चलो कुछ पिक वाली वकैब भी कर लेते हैं, कुछ पिक की वकैब, ट्रिक से वकैब कर लेते हैं, वो भी कर लें, एंड देन विल गो अहेड। मेरी बात समझना। सेगिशियस कर चुके थे, कमली कर चुके थे, ब्रांडिश, सरफीट, स्वेल्टर, इंडिजेंस, ये हो चुके हैं ना सारे वर्ड्स। लैसिट्यूड, रैम्पेंट, एडेज, मेरे ख्याल से ये हो चुके हैं वर्ड्स। कहां तक हो चुके हैं आई डोंट रिमेंबर। चलो जी, मैं एक काम करता हूं, यहां से, मेरे ख्याल से यहां तक करा दिया था मैंने आपको। चलो ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। एडेज का मतलब होता है कोई प्रोवर्ब और कहावत। प्रोवर्ब और कहावत ये एक नाउन होता है, मैक्सिम भी इसके लिए यूज होता है, सेइंग भी यूज होता है। इसका मतलब है कहावत, जैसे कहते हैं बुद्धि हमेशा बाहुबल पर भारी पड़ती है। तो कैसे याद करेंगे, देखो जी, ये क्या लिखा है, एज, क्या लिखा है, एज, पूरा तो एडेज लिखा है बट याद कराने के लिए ट्रिक्स में यूज करता हूं। क्या ये लिखा है, एज। हां, जब एज ऐड होती चली जाए और आप इस एज पर आ जाएं लगभग, यानी जब बुढ़ापे में आप आ जाते हैं तो आप चीजों को यूं ही नहीं बताते। जब एज ऐड हो जाए तो हर एक बात को आप एडेज से बताते हैं। जैसे आप लोगों को सीधे बात ही नहीं बताते, कहावत सुनाकर, कहावत बताकर बोलते हैं कि कहते हैं कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट। मेरी बात समझ आई। तो जब एज ऐड हो जाए और आप इस एज में आ जाएं तो हर एक बात को आप क्या कर देते हैं, हर एक बात को बच्चे कहावत में शुरू करते हैं कहना, राइट। अगला लिखा है बैडिनेज, क्या लिखा है, बैडिनेज। ठीक है, एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहां इसे वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। जो मैं पढ़ाऊं ऐसा नहीं कि सर डिक्शनरी में ये दिया हुआ है, जो दिया है वो दिया होगा, लेकिन ये समझो जो मैं बता रहा हूं वो जरूर दिया होगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो जरूर लिखा होगा, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए भाई चलते हैं आगे, चीजों को देखते हुए, ध्यान से समझते हुए। तो बैडनेज क्या होगा, पिक्चर को देखो, ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। ये दोस्त गिर पड़ा और ये देखो कैसे पेट दबाकर हंस रहा है, इसको, इसकी खिल्ली उड़ा रहा है, इस पर हंस रहा है बहुत, है ना। कैसे याद रखेंगे, टीजिंग कॉन्वर्सेशन और टीज, ये कॉन्वर्सेशन नहीं होता, पीपल मिस प्रोनाउंस इट, इट्स नॉट कॉन्वर्सेशन, इट इज कॉन्वर्सेशन, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। कैसे याद करेंगे, देखो भाई, आगे से कभी भी बैडनेज मत करना, क्योंकि बैडनेज करना बहुत बैड होता है। आगे से अब तुम कभी बैडनेज मत करना, क्योंकि बैडनेज करना बैड होता है, बैड है क्या इस एज में किसी को बैडनेज करना, है ना। ये देखो बच्चे हैं, छोटी एज में है ना, किसी भी एज में बैडनेज करना बहुत बैड होता है। याद रखना मेरे साथ, किसी भी एज में या आज के बाद आगे से कभी भी बैडनेज मत करना, क्योंकि बैडनेज करना बहुत बैड होता है, बुरा होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, बुरा होता है। ठीक है, तो क्या खिल्ली उड़ाना बुरा होता है, मेरी बात समझ आ रही है ना। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वैफ, इस वर्ड का मीनिंग थोड़ा गलत लिखा है। इसका मतलब धीरे धीरे पीना नहीं होता, जल्दी से पी लेना होता है ना, तेजी से पीना होता है, या तेजी से या जल्दी पीना। ठीक है ना, टू ड्रिंक स्लोली नहीं होता बच्चे, इसका मतलब होता है टू ड्रिंक क्विकली, टू ड्रिंक क्विकली। याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, ये आप सभी ने ऐड जरूर देखा होगा टेलीविजन पर, है ना। एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें कैटरीना कैफ क्या करती है, स्लाइस को इतना अच्छा उसे लगता है, ये कोल्ड ड्रिंक इतनी अच्छी लगती है कैटरीना कैफ को कि उसे वो जल्दी से पी लेती है। तो कैटरीना कैफ स्लाइस को क्या करती है, क्वैफ, जल्दी से पी जाती है। वर्ब है टू क्वैफ, का मतलब है टू ड्रिंक क्विकली, टू ड्रिंक क्विकली। मेरी बात समझ आ रही होगी, टू ड्रिंक
क्विकली। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, लग्जूरियस। क्या लिखा है, लग्जूरियस। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे? हाँ, ऐसे देखो, जब लोगों को कुछ बुरा लगता है, जब लोगों को कुछ बुरा लगता है तो लग्जूरियस हो जाते हैं। याद रखेंगे, जिस वर्ड के बाद में OUS आएगा वो वर्ड हमेशा एडजेक्टिव बन जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? दैट वुड ऑलवेज बी एन एडजेक्टिव। डिड आई मेक इट क्लियर? वो एडजेक्टिव बन जाएगा बच्चे। ऐसे याद करो, जब किसी को कुछ बुरा लगता है तो वो लग्जूरियस हो जाता है। इसको ना जाने क्या बुरा लगा, या तो ऐसे याद करो, या यूं देख लो, ये इस बंदे की लुगाई है। याद करने का तरीका, लुगाई मतलब वाइफ है, लुगाई है। और जब लुगाई इतनी बुरी हो, जब लुगाई इतनी बुरी हो तो बंदे को क्या लगेगा? लग्जूरियस लगेगा बच्चे। क्या लगेगा? लग्जूरियस, है ना? तो जब लोग इतने बुरे हों तो लग्जूरियस यानी आप सैड हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट वर्ड, बड़ा अच्छा वर्ड है। मैं आपको ट्रिक भी देता हुआ चलता हूं। इफ यू कम अक्रॉस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड दैट बिगिंस विद टू एंड समथिंग, टू करके अगर कुछ लिखा होता है तो वो वर्ड ऑलवेज क्या होता है? वर्ब होता है। वो वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। मेरी बात समझ आ रही होगी? वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? राइट। बहुत ध्यान से देखें और समझें। तो वो वर्ब हो जाएगा। इस बात को देखना और समझना है आपने। चलो अब देखें जो मैं बता रहा हूं आपको। कैसे याद करेंगे? देखो भाई, कैसे याद करना है वो मैं बताता हूं। ये गर्म खून का, गर्म खोपड़ी का एक पुलिसमैन है। उसने इस बंदे को देखा पब्लिक प्लेस में एक कार के अंदर सिगरेट पी रहा था। इन कार ही वॉज स्मोकिंग सिगरेट। तो इस बंदे को गुस्सा आया और इसने कहा कि मैं तुम्हें कर दूंगा इनकारसेरेट। तुम कार में पीते हो सिगरेट तो मैं तुम्हें कर दूंगा इनकारसेरेट। तुम कार में पीते हो सिगरेट इसलिए मैं तुम्हें कर दूंगा इनकारसेरेट। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? राइट, इनकारसेरेट। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका मतलब क्या होता है? बोलो। इसका मतलब होता है जेल में डाल देना, टू इम्प्रिजन, टू डिटेन। तो कार में पियोगे सिगरेट तो भाई ये पुलिस वाले कर देंगे आपको इनकारसेनेट। क्या कर देंगे? इनकारसेनेट। क्या कर देंगे? इनकारसेनेट। बहुत ध्यान से देखते रहना, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। चलिए भैया आगे चलिए। अगला देखें क्या लिखा है, स्निकर। क्या लिखा है? स्निकर। बहुत ध्यान से याद करना, ध्यान रखना। ये वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं और फिर आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से इन्हें याद करते हैं। स्निकर। क्या लिखा है? स्निकर। क्या होता है स्निकर, है ना? क्या होता है स्निकर? कैसे याद करेंगे आप स्निकर? देखो जी, बड़ा सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है दबी हुई हंसी, हंसना। और अगर आपसे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो दिस इज अगेन अ वर्ब बिकॉज इट इज बिगिनिंग विद टू। याद रहेगा ना? टू से शुरू हो रहा है तो स्निकर हो गया। राइट। अब देखो, जैसे मैंने कहा दबी हुई हंसना, क्या करेंगे? टू गिव अ स्मोदर्ड लाफ और अ हाफ सप्रेस्ड लाफ। टू गिव अ स्मोदर्ड लाफ और अ हाफ सप्रेस्ड लाफ। राइट, दबी हुई हंसी, हंसना। कैसे याद करेंगे? ट्रिक देखो। देखो जी, ये है प्रिंसिपल, ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और इन्होंने सुबह पहुंचना था कॉलेज और ये काफी लेट उठे। तो इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी तैयार हुए और तैयार होते समय ये भूल गए कि नीचे ट्राउजर भी पहनना है। ऊपर तो ठीक है, कोट पहना, चश्मा लगाया, टाई लगाई और पहुंच गए, लेकिन नीचे ये निक्कर पहन के ही पहुंच गए कॉलेज में। तो जब ये निकर पहनकर पहुंच गए तो ये जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? स्निकर करना शुरू किया। तो प्रिंसिपल पहनकर आए निकर तो स्टूडेंट्स ने किया स्निकर। याद रहेगा ना? क्या प्रिंसिपल पहनकर आए निकर तो स्टूडेंट्स ने किया स्निकर। टू गिव अ स्मोदर्ड लाफ और अ हाफ सप्रेस्ड लाफ। दबी हुई हंसी, हंसना। कोई दिक्कत तो नहीं? दबी हुई हंसी, हंसना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आप सारे प्रैक्टिस करते हो इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने की। ठीक है, इन वर्ड्स को आप क्या करेंगे? सेंटेंसेस में यूज करेंगे। मेक श्योर यू गेट इट राइट। वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अगला वर्ड लिखा बैनिशन। क्या लिखा? बैनिशन भी बोलते हैं, बैनिशन भी बोलते हैं, दोनों ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो क्या करना है? क्या मतलब है? ये एक नाउन है, हालांकि इट्स अ नाउन। धीरे धीरे बच्चे आप समझने लग जाओगे, डोंट वरी।
इसका मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है बच्चे? आशीर्वाद। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है आशीर्वाद। याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। बिजनेस को बड़ा अच्छा करना, बहुत अच्छा बिजनेस करना हर कोई चाहता है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन हर कोई बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाता है। एवरीबडी इज नॉट बिजनेस टाइकून, यू मस्ट बी नोइंग इट, राइट? बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। इफ यू ट्राई to establish a business, you can, but sometimes you may not be able to take your business to a newer height, to a greater height, to a greater scale. कई बार आपका बिजनेस फेल भी हो जाता है। तो ये बात आपको समझनी, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से, कि हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता है, लेकिन एवरीबडी इज नॉट बिजनेस टाइकून, बच्चे देखना होता है। लेकिन ये देखो, ये जो है ना बनिए का सन, आपको पता है जो बनिए होते हैं वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। तो ये वर्ड मैंने वहीं से, डोंट टेक इट अदरवाइज। स्टोरीज को याद कराने के लिए, वर्ड्स को याद कराने के लिए कई तरह से मैं कहानियां बनाता हूं। तो बनिए जो होते हैं ना वो बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बनिए के सन को बनिए का बेनिशन है, बनिए के सन को बनिए का बेनिशन है, या भगवान का आशीर्वाद है कि कोई भी बनिया क्या करेगा, किसी बिजनेस को अच्छा करेगा। बेनिशन है उसे, ठीक है, याद रहेगा, आशीर्वाद। बनिए के सन को बेनिशन है, बिजनेस वो अच्छा कर ही देगा। अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। एबरेंट, क्या लिखा है? एबरेंट। क्या लिखा है? एबरेंट। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। एबरेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? एबरेंट। तो एबरेंट कैसे आप याद करेंगे? पिक्चर देख लो बोर्ड पर, अच्छी तरह से देखो, ध्यान से समझो, एंड देन वी विल गो अहेड। क्या लिखा हुआ है? ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, असाधारण। ये दिख रही है बिल्डिंग, है ना, मुखर्जी नगर, जहां मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता हूं। वहां बिल्डिंग्स के रेंट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 1000, 2000, 500 बच्चे एक साथ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा करते हैं, राइट? तो लॉकडाउन में तो रेंट बहुत कम हो गया था, लेकिन अब लॉकडाउन जबकि हट गया है, पैंडेमिक का इफेक्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, तो अब जो रेंट है वो एबरेंट हो गया है भाई। अब रेंट एबरेंट हो गया है। जो रेंट पहले 5000 का था वो 10,000 का हो गया है, यानी एबनॉर्मल, यानी असाधारण हो गया है, यानी बढ़ गया। हर कोई वहां पर बिल्डिंग नहीं ले पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या अब रेंट एबरेंट हो गया? एग्जाम्पल कुछ भी दे दो, है ना। पीपल वर सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड ड्यू टू हिज aberrant behavior. He is not a normal guy, he is an aberrant personality. मेरी बात समझ आ रही है ना, है ना? तो सेंटेंसेस को यूज करना होगा, ये आपका होमवर्क है बच्चे। अगला, सैंग्विनरी। कैसे याद करेंगे? सैंग्विनरी जिसका मतलब एडजेक्टिव है, खूंखार है, डेंजरस है, खतरनाक है, जानलेवा है। समझ रहे हो? याद कैसे करेंगे? देखो इस बंदे की हालत, दुखी होकर बेचारा घर परिवार से भागकर, फैमिली से भागकर, इज सिटिंग देयर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड मे बी ही इज अबाउट टू डाई, मे बी ही इज अबाउट टू किल हिमसेल्फ, राइट? कैसे याद करेंगे खूंखार? देखो जी, कैसे? देखो साइड में आपको इमेज दिख रही होगी। जब साथ में हो ऐसी नारी, इस नारी को देखो, इस लड़की को देखो, कैसे पैन लेकर उसे मारने जा रही है, राइट? जब संग हो ऐसी नारी तो लाइफ हो जाएगी सैंग्विनरी। इज इट क्लियर? जब संग में हो ऐसी नारी तो लाइफ हो जाएगी सैंग्विनरी का मतलब समझ गए? खूंखार। पिक्चर देखो, एक नारी ने एक पुरुष को, एक महिला ने एक पुरुष को, एक लड़की ने एक लड़के को कैसे मारने की कोशिश की, क्योंकि वो नारी कैसी थी? सैंग्विनरी थी। ऐसी नारियों के संग मत रहा करो, मत रहना, ठीक है जी। अगला है एलिनेट वर्ड के भी कई मतलब होते हैं, बट यहां मैं वर्ब की तरह बता रहा हूं। इसका मतलब है अकेला महसूस कराना, है ना, किसी को, टू मेक समवन फील लोनली, किसी को अकेला महसूस कराना, बोलो बात समझ आ रही है ना? अकेला महसूस कराना। तो देखो जी कैसे याद करेंगे। ये देखो एलियन, जब कोई एलियन कहीं आता है, अगर कोई एलियन कहीं से अपने लैंड पर आ जाए, अपनी अर्थ पर आ जाए, तो जाहिर सी बात सब उसे ऐसा देखते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि भाई वो पता नहीं कहां से आ गया, है ना। तो सारे उस एलियन को क्या कराएंगे? एलिनेट कराएंगे। इसे देखो, ये जादू मूवी वाला, ये जो ना जादू, जिसमें जादू मूवी का ये एलियन है, और
कैसे बेचारा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, क्यों? क्योंकि सारे उसे एलिनेट करा रहे हैं। तो एलियन को अक्सर लोग एलिनेट कराते हैं, अकेला महसूस कराते हैं कि जी हाँ, तुम यहां इस गोले के नहीं हो। लैविश, अगला लैविश, इट्स एन एडजेक्टिव। इट्स एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यादव नहीं है ना, जीएस यादव सर नहीं पढ़ा रहे, जीएस यादव। क्लियर? चलो जी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। लैविश जिसका मतलब है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत खर्चीला, बहुत खर्चीला। कैसे याद करेंगे मैं आपको बताता हूं। अक्सर लोग बहुत कंजूस होते हैं, जब पैसे खर्च करने की बात करो तो पैसे खर्च नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, है ना, इस बंदे को देखो, इस व्यक्ति को देखो, इस लड़के को देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी एक्सपेंसिव ट्रीट दे रहा है, कैसे खिला पिला रहा है, राइट? लेकिन इतना कंजूस है कि अगर कोई और कुछ भी मांग ले तो ये देता नहीं है। तो इस लव में, लिखा इश है लेकिन मैं इस पढ़ रहा हूं, इस लव में हर कोई लैविश हो ही जाता है ना। तो लव के मामले में, अगर लव का मामला हो तो क्या हो जाता है, लोग खर्चीले हो ही जाते हैं। भाई कल को बात आगे बढ़ानी है, शादी करना, घर बसाना है, तो फिर क्या करना होगा, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू बी लैविश, यू हैव टू स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट स्पेंडिंग मनी, राइट? यू डोंट हैव टू थिंक हाउ मच यू स्पेंट, यू हैव टू कीप स्पेंडिंग, दैट्स इट। तो गाइस लैविश, मेरी बात समझ आई क्या? लैविश खर्चीला हो जाना। अगला है मॉडल, अगला क्या है, मॉडल। बहुत ध्यान से देखो, मॉडल कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे मॉडल को, कैसे याद रखेंगे? मॉडल, पिक्चर देखो, कुछ रिलेट करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिलेट समथिंग, कुछ रिलेट करने की कोशिश करो। मॉडल, ये बंदा बेचारा अचानक गलती से सी के मिडिल में चला गया। कहानी तो बड़ी है, एक्चुअली क्या ये बहुत चालाक बंदा था, मैं आपको बताता हूं। इसने एक सेलर को देखा, किनारे पर, बीच पर देखा, ये एक नाविक को देखा और उससे कहा कि यार मेरा घूमने का मन है, क्यों ना मुझे जरा समुद्र की सैर करा कर लाओ, चलो मुझे घुमा कर लाओ। वो कहता चलो चलते हैं, है ना। वो वैसे ही जा रहा था तो उसने कहा चलो भाई चलो, मैं आपको छोड़ दूंगा, मुझे भी जाना है और मैं कुछ पैसे कमा लूंगा। तो फिर बैठा और घूमने चला। कुछ देर बाद दोनों घूम घाम कर आ गए, उसका काम हुआ और किनारे आया। उसने कहा कि भाई मैंने आपको घुमा दिया, पैसे मुझे दे दो, मेरे इतने पैसे बने। तो कहता कि अरे भाई किस बात के पैसे, तुम तो वैसे उधर जा रहे थे, अरे मुझे भी बैठा लिया तो क्या हो गया, तुम्हारा पेट्रोल टाइम तो लगना ही था, तुम्हारा फ्यूल और टाइम तो लगना था। तो सेलर को भाई बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने कंट्रोल किया और उसने क्या कहा, इस बंदे को कहा अरे भाई बिल्कुल आप सही करे थे, मैं तो जा ही रहा था, मैं आपसे क्यों फालतू के पैसे लूं, कोई मतलब नहीं बनता। उसने कहा लेकिन एक चीज और है, मैं अभी जो है मैं दोबारा जाना चाह रहा हूं और अभी आप जहां से होकर आ रहा हूं ना वो जगह अच्छी नहीं है, और आगे चलेंगे तो और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वहां पर माहौल, अगर आप चलना चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको लालच आया इस बंदे को, उसने कहा चलो भाई चलते हैं। तो बैठकर चल देता है। और जो सेलर था, जो नाविक था, वो था होशियार था, इस बार वो होशियारी दिखाने लगा। वो लेकर जाता है और बीच में कहता है कि वो जो आपको, ये जो आपको टीला दिख रहा है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, इस पर चढ़कर देखो आपको क्या दिखेगा, दुनिया लाल दिखेगी, दुनिया रंग बिरंगी दिखेगी, दुनिया अलग सी दिखेगी। तो ये पागल, ये मूर्ख बंदा इस पत्थर पर चढ़ जाता है और मौका देखकर वो सेलर भाग जाता है। ठीक है, सेलर वहां से भाग जाता है। अब इसकी अकल ठिकाने आ गई कि मुझे तो ये मिडिल में छोड़ गया, मैं करूं क्या, कूद कर मर जाऊं या यहीं खड़ा रहूं, यहां खड़ा रहूंगा तभी 2-4-10 में मर जाऊंगा, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मैं कूद गया तो समुद्र में वैसे ही लोग, उसमें जो जानवर हैं वो मुझे खा जाएंगे, मछलियां हैं मुझे खा जाएंगी। तो ये बंदा मिडल में है, इसलिए मडल में है, उलझन में है, भ्रम में है, परेशानी में है। आखिर करे क्या, फंसा है मिडल में तो नहीं है मिडल में, वो है मडल में, उलझन में है, भ्रम में है। ठीक है ना, क्लियर हुआ सभी को? मडल मतलब मिडल में जब कोई फंस जाता है। नेक्स्ट, सैंक्टिमोनियस, सॉरी सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस दिख रहा है सभी को? सैंक्टिमोनियस क्या होता है? क्या होता है बच्चे? मैं एज पर माई शेड्यूल, एज पर माई विश, एज पर माई क्लासेस में कभी आपको वोकैब ज्यादा कराऊंगा, कभी वोकैबुलरी ज्यादा कराऊंगा। आई नो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच एंड हाउ मच इज टू बी डिलीवर्ड इन अ क्लास, राइट? उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। कभी वोकैब ज्यादा होगी, कभी ग्रामर ज्यादा होगी, कभी टॉपिक चल रहे होंगे तो लगातार मैं टॉपिक को खत्म करूंगा। मैं देखूंगा अगर ग्रामर, अब नेक्स्ट क्लास में ग्रामर को ज्यादा लेना शुरू करूंगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यू अटेंडेड समवेयर अराउंड 4-5 लेक्चर्स, स्टिल ग्रामर शुरू नहीं हो रही, शुरू हो चुकी है। टॉपिक्स भी कराना शुरू करूंगा, पहले ध्यान से देख लो। सैंक्टिमोनियस मैंने आपको बताया था, जो भी वर्ड OUS पर खत्म होता है, OUS पर, that is always an adjective,
वो हमेशा एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है पाखंडी, मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर, है ना। मॉरली सुपीरियर होना अलग चीज है और उसका दिखावा करना, शो ऑफ करना एक अलग चीज है। तो ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं होते नहीं है। आपको ये पिक्चर देखकर समझ में आ ही रहा होगा आजकल इनके क्या हाल है। सैंक्टिमोनियस लिखा है, मैं आपको बता दूं आजकल अधिकांश संत और मुनि सैंक्टिमोनियस हैं। आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल अधिकांश क्या संत और मुनि क्या है, सैंक्टिमोनियस हैं। क्या है बच्चे, सैंक्टिमोनियस हैं। मेरी बात समझ आ रही है। अधिकांश जो संत और मुनि है वो सैंक्टिमोनियस है, मतलब पाखंडी हैं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। sanctimonious, you must avoid talking to sanctimonious people because you never know when they're gonna cheat you, you never know what they are gonna do to you। वो तुम्हें क्या करें, तुम्हारे साथ क्या करें। आज ये 21 वर्ड्स हमने किए। कुछ और चीजें मैं आपको याद कराता हूं आज अच्छी तरह से, जरा उसे भी देखो ध्यान से। कुछ और चीजें मैं आपको याद कराना चाहता हूं। अभी तो आपने ये वर्ड्स याद कर लिए, गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक शायद मैंने आपको जो है कुछ इडियम्स याद नहीं कराए, तो आज मैं आपको कुछ इडियम्स कराता हूं, मजा आएगा, है ना। हर चीज आप देख लो क्या कैसे होनी है, परेशान नहीं होना। लीव एवरीथिंग ऑन मी, हाँ। वॉक द वे आई वॉन्ट, टॉक द वे आई वॉन्ट, लर्न द वे आई वॉन्ट, एंड यू वुड बी एट द टॉप। इट्स माई प्रॉमिस। तो जी चलो शुरू करते हैं। कुछ इडियम्स को भी पढ़ लेते हैं, कुछ इडियम्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। पहला इडियम लिखा है आपके एग्जामिनेशन में सीधा, या तो इडियम का मतलब लिखने को आता है, इडियम लिखा होगा और नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, यू विल हैव टू चूज वन ऑफ देम, या इडियम सेंटेंसेस में यूज्ड होंगे और आपसे कहा जाएगा इसका क्या मतलब है। दोनों ही तरह से एग्जाम में आ सकता है। यू मस्ट बी नोइंग क्या कैसे आता है, आपको सब पता है। टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट पहला इडियम है, टू स्टिर अप। और जिस भी इडियम के पहले टू करके लिखा होगा समझ जाना वो इडियम एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो पहला इडियम आज अपने लिए जो है बोर्ड पर वो क्या है, टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, समझ आ रही बात सभी को, टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। अच्छा, अब क्या है यहां ध्यान से देखो, स्टिर अप का मतलब हिलाना होता है। आप हिलाते हैं क्या बच्चे, हॉर्नेट के नेस्ट को। नेस्ट का मतलब छत्ता होता है और हॉर्नेट एक मक्खी होती है, कुछ उसे तताया बोलते हैं, कुछ बर बोलते हैं, है ना। तताया बर पीली पीली येलो कलर की एक होती है, ये एक मक्खी होती है। आपको अच्छी तरह पता है ये अगर आपको काट ले तो बहुत स्वेलिंग हो जाती है और बहुत पेन होता है। तताया और बर जो होता है ना, स्वेलिंग और पेन दे देती है। अब आपने क्या किया, आपने उसके नेस्ट को, उसके छत्ते को हिला दिया। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हो, अगर तुमने उसके छत्ते को हिलाया तो हिला वो तुम्हें भी देगी, पूरी तरह से हिला देगी। जी हां, है ना। तो हॉर्नेट कोई ऐसी वैसी मक्खी नहीं होती। तो तुमने क्या किया, तुमने उसके छत्ते को, उसके नेस्ट को हिलाया, तो जाहिर सी बात वो तुम्हें हिला देगी। बात तुम्हें पता ही, तो वही बात हुई, तुम्हें पता था वो तुम्हें हिलाने वाली है। अगर तुमने उसे हिलाया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आ बैल मुझे मार, मुझे पता है इस काम को करने के बाद मुझे बहुत परेशानी होगी, फिर भी उस काम को अगर आप करते हो तो ये तो वही बात होगी ना, मुसीबत मोल लेना या आ बैल मुझे मार। तो टू स्टिर अप, समझ गए ना, टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे, टू इनवाइट, ये इसका मीनिंग है, टू इनवाइट ट्रबल, मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। आप लोग बच्चे हिंदी में लिख लेना, ठीक है, इंग्लिश में बोर्ड पर लिखता रहूंगा, मुसीबत बुलाना या मुसीबत मोल लेना। अगला देख लेंगे, एग्जाम में इंग्लिश में ही आती है। अगला है टू पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा सा चेहरा बना लेना। टू पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा सा चेहरा बना लेना। टू पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा सा चेहरा बना लेना। मेरी बात समझना, टू पुल अ लॉन्ग फेस, एक लंबा सा चेहरा बना लेना, इसका क्या मतलब है। टू पुल अ लॉन्ग फेस, लंबा सा चेहरा बना लेना, बड़ा सिंपल सा है। मैं आपको बता दूं, टू पुल अ लॉन्ग फेस, सबके चेहरे गोल होते हैं। जब आप हंसते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चेहरे गोल होते हैं। ये चेहरा लंबा तब हो जाता है जब आप या तो पिट गए होते हैं या पिटने वाले होते हैं, है ना। आपने कोई शैतानी की हो और आपको पता है कि पापा के आने का टाइम हो गया, आपको पता है कि आपकी पिटाई होनी है, तो तुम पहले ड्रामा शुरू कर देते हो, चेहरा लटका कर बैठ जाते हो, ताकि मेरी दयनीय स्थिति देखकर
मुझे कम मारा पीटा जाए, राइट, एंड देन यू पुल अ लॉन्ग फेस, व्हाट इज द मीन? हाँ, लंबा सा चेहरा लटकाता कोई तभी है जब वो पिट गया हो या पिटने वाला हो। तो whenever anybody pulls a long face, it means he or she looks sad, दुखी, दिखाई पड़ना, to look sad, हिंदी में बोल रहा हूं, to look sad, हिंदी क्या? दुखी दिखाई पड़ना, दुखी दिखाई पड़ना। इज इट क्लियर? ये इडियम्स वर्ब की तरह यूज होते हैं। जी हाँ, इडियम्स भी कई तरह से यूज होते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो इडियम है वो एडवर्ब की तरह यूज होता है और बहुत आता है एग्जाम में। याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे कि टूथ एंड नेल का क्या मतलब है? टूथ एंड नेल देखो, याद करने के लिए छोटी सी कहानी में सुनाऊंगा, मजा बहुत आएगा, जो चीजें आज तक आपको याद नहीं। और ये तो ऑनलाइन हो रहा है, अगर ऑफलाइन आप मेरे साथ में बैठे होते तो शायद मैं आपको क्लास में उछाल देता, आपको अपनी चेयर्स पर उछाल देता, हर बच्चा मेरे साथ बोलता और याद करता, क्लास में ही सब याद हो जाएगा। ग्रामर में ऐसा लॉजिक यू वुड नॉट गेट एनीवेयर इन एनी ऑफ द बुक्स, वोकैब की वो ट्रिक्स यू वुड नॉट कम अक्रॉस एनीवेयर। टूथ एंड नेल, दांत और नाखून, दांत और नाखून, इसका क्या मतलब है? मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा सा बच्चा होता है, कहानी सुनना। एक छोटा सा बच्चा होता है, आप डेली उस बच्चे के साथ खेलते हैं और वो बच्चा आपके साथ खेलता है। एक दिन बच्चा कोई शैतानी कर देता है, छोटी मोटी शैतानी कर देता है, आखिर बच्चा ही तो है, वो शैतानी कर देता है और तुम उसे मारना पीटना शुरू कर देते हो। बच्चा बहुत छोटा है, वो तुमसे जीत नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बच्चा भी कम जिद्दी नहीं है, बच्चा भी कम ताकतवर नहीं है, वो जीत नहीं सकता, लेकिन दांतों से काटता है, नाखूनों से मारता है। तो अगर बच्चा आपको दांतों से काटता है, नाखूनों से मारता है, तो वो भी अपने लेवल पर भरसक कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है, जी जान लगाकर वो भी लड़ना चाहता है। तो whenever you try tooth and nail, it means you're giving your best or you're trying with full force or energy, पूरी शक्ति के साथ दांतों से काटना, नाखूनों से मारना। इसका मतलब होता है with, देखना इसके मीनिंग में with आता है, with full पार, इसको पार बोलते हैं, पावर नहीं, पार और एनर्जी, राइट, है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, एग्जाम में अक्सर आता है, he is fighting with tooth and nail. He is fighting with tooth and nail. मेरी बात समझना। तो यहां से with को हटा दिया जाएगा, with यहां रॉन्ग हो जाएगा। 3 इडियम्स याद हो गए। पूरी शक्ति, एड़ी चोटी का दम लगा देना, जोर लगा देना, उसे बोलते हैं टूथ एंड नेल, कोई दिक्कत नहीं। अगला, टू कीप द हेड अबव द वाटर, टू कीप द हेड अबव द वाटर, समझना, टू कीप द हेड अबव द वाटर, क्या होना चाहिए बच्चे? टू कीप द हेड अबव द वाटर, क्या कहते हैं? टू कीप द हेड अबव द वाटर, यानी आपने अपने हेड को, यानी अपने सिर को पानी के ऊपर रखा है। यह अच्छी बात है कि आपका सिर बचा हुआ है, क्योंकि अगर सिर डूब गया तो तुम भी गए, बात खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, सिर्फ सिर ही तो ऊपर है, बाकी हिस्सा पानी के नीचे है, बाकी हिस्सा पानी के नीचे है। अगर बहुत लंबे समय तक तुम ऐसे रहे तो वैसे मर जाओगे, है ना। आपने सिर्फ सिर ही तो बचा रखा है, बाकी हिस्सा पानी के नीचे है। मैं आपको बताऊं, ये कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है तुम्हारी। आप क्या हो? आप सिर्फ जिंदगी जी रहे हो, लाइफ सिर्फ काट रहे हो। कुछ लोग कहते हैं भाई क्या चल रहा है, बस कट रही है, तो ये वही कट रही है। आपने सिर्फ सिर बचा कर रखा, बाकी हिस्सा पानी के नीचे है। अरे पूरा पानी के ऊपर होना चाहिए ना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो जब भी आप सिर्फ सर को पानी के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब है आप जिंदगी को मुश्किलों से जी रहे हैं। टू सर्वाइव with difficulty, है ना। मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, इसका ये मतलब होता है बच्चे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। साथ के साथ आप लोग हिंदी लिखते चलो, ताकि बाद में दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, दिख रहा है सभी को ना। अगला है टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के पंखों को क्लिप कर देना, बांध देना। कैसे याद करेंगे? टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के पंखों को बांध देना, राइट। कैसे? मेरी बात है सुनना।
टू क्लिप वंस विंग्स, देखो जी कोई पक्षी है उसकी ताकत उसके पंख ही होते हैं। अगर उसने कहीं उड़कर जाना है पंख खोलेगा, दाना लाना है खाना लाना है पंख खोलेगा, कुछ भी करना है पंख खोलेगा, है ना। और अगर आपने उसके पंखों को ही बांध दिया, इफ यू टाई इट्स विंग्स व्हाट इज इट गोना डू, इट कैन डू एनीथिंग, राइट। ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्टैमिना है, जो कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, जो भी है वो उसके पंख ही हैं। लेकिन तुमने उसके पंख बांध दिए, राइट। तो इसका मतलब है तुमने उसे शक्तिहीन कर दिया, शक्ति क्षीण कर दिया, उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। तो क्लिप वंस विंग्स का मतलब है किसी को क्या करना, किसी को शक्तिहीन कर देना या उसको उसकी शक्ति से दूर रखना। टू डिप्राइव वन ऑफ वंस पावर, किसी को उसकी शक्ति से दूर कर देना या उसकी शक्ति कम कर देना या उसे कमजोर बना देना। टू डिप्राइव वन ऑफ वंस पावर और एनर्जी लाइक दैट। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप पर यहां वंस की जगह हिज भी लिख सकते हैं, हिज पावर और स्ट्रेंथ, राइट। और ये सारे इडियम्स एग्जाम में आए हुए हैं। हमने निमोनिक से भी याद किया था, याद है, ग्लम डिसिपेट वाले याद किया हमने, फोटो पिक से भी याद किया हमने, ये कहानियों से भी याद किया, ऑडियो वीडियो भी चलाऊंगा। वोकैबुलरी कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ग्रामर में ऐसा लॉजिक दूंगा कि प्यार हो जाएगा, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। मेक श्योर यू गाइस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। चलो आज वोकैब थोड़ी पढ़ानी थी, मैंने आधा आपको ग्रामर पढ़ाया, आधी वोकैब पढ़ाई है। नेक्स्ट क्लास में फिर वही करूंगा मैं, वोकैब ग्रामर को। और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो है मैं टॉपिक को शुरू करूंगा। द फर्स्ट टॉपिक दैट आई विल स्टार्ट टीचिंग इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस ना आते हो, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, है ना। और मैं टारगेट यही करता हूं कि अगर आपका एग्जाम आने वाला होने वाला है तो कम से कम जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं। डिड आई मेक इट क्लियर गाइस? तो ठीक है, आज के इतना काफी होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, टेक केयर।